अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है समृद्ध सर की क्लास में। तो हम लोग क्लास 11th फिजिक्स स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग ने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो कि यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर है उसे कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग थर्ड चैप्टर रेस्ट एंड मोशन जिसको कि काइनेमेटिक्स भी कहते हैं इसको स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के नंबरिंग को लेके बच्चों को कुछ परेशानी हो रही थी कि सर इस बुक में ये है चैप्टर का नाम, उस बुक में वो है चैप्टर का नाम। तो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं जो चैप्टर की नंबरिंग देता हूं वो फिजिक्स की एच.सी. वर्मा बुक से मैं नंबरिंग चूज करता हूं। एच.सी. वर्मा बुक में जो नंबरिंग है चैप्टर्स की वही नंबरिंग हमारे लेक्चर्स में या फिर हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। ओके, तो होपफुली आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं रेस्ट एंड मोशन या फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक सी बात आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर के बारे में आप लोग बेसिक कंसेप्ट क्लास 9th के फिजिक्स में पढ़ करके आए हो। वहां पे आप लोग को अगर याद हो तो आप लोग ने मोशन पढ़ा होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ऐसे टर्म्स एंड इनके बीच में रिलेशन जो कि आपने पढ़ा है। लेकिन ये जो काइनेमेटिक्स है ये बेसिकली रेस्ट एंड मोशन से डील करता है, तो इसमें आप लोग को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन चीजों की बातें होने वाली हैं। तो अब इसमें इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और जो भी बेसिक टर्म्स जो आप लोग पढ़े भी हुए हैं उसको भी रिवाइज करेंगे एंड फिर जो नए टर्म्स ऐड अप होने वाले हैं उन टर्म्स को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस से। डिस्टेंस जो कि बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको पता भी होगा कि एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय योर बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है तो वो जो रास्ता जो कि ट्रैवल कर रहा है, जो कि रास्ता चल रहा है, वो रास्ता उसका डिस्टेंस बन जाता है। मतलब अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से निकल करके पॉइंट बी तक जा रहा है तो अगर ये रास्ता नंबर 1 ये 1 रास्ता से जाए या फिर 2 रास्ता से जाए, आपका किसी भी रास्ता से जाए, ये जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो चल रहा है, पाथ कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ही। और ये डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अलग अलग भी हो सकता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। अगर आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो आपके पास अगर आपका स्कूल थोड़े भी डिस्टेंस पे होगा तो आपके पास एक से ज्यादा रास्ते जरूर होंगे, जिसमें आपको पता होगा ये रास्ता शॉर्टकट है, ये रास्ता लॉन्ग है, मैं इधर से जाऊंगा देर लगेगा, वगैरह वगैरह। तो आप पाओगे कि आपका इनिशियल पॉइंट तो आपका घर है, फाइनल पॉइंट आपका जो डेस्टिनेशन है आपका स्कूल है हर केस में, लेकिन डिस्टेंस चेंज कर रहा है। तो इसके कहने का मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये पाथ डिपेंडेंट होता है। आप पाथ चेंज कर दोगे तो फिर आपका डिस्टेंस चेंज कर जाएगा, नो मैटर इनिशियल पॉइंट या फिर फाइनल पॉइंट क्या है। और एक इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के पेयर के बीच में नंबर ऑफ डिस्टेंस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पाथ। आप पाथ चेंज करते जाओगे, डिस्टेंस चेंज करते जाएगा। उसी चीज को मैंने यहाँ पे ये वर्ड्स के टर्म में लिख लिया है। आप चाहे तो इसको एक बार रीड आउट भी कर सकते हैं, मैंने जो बताया वही चीज इसमें लिखा हुआ है। ओके, अब इसके बारे में कुछ बेसिक चीज है, जैसे कि ये जो आपका डिस्टेंस है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। आपको ही पता है इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है m0 l1 t0। आपको पता है डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ का मेजर है, लेंथ ही है सिर्फ। तो इसमें मास क्वांटिटी आता नहीं है, टाइम आता नहीं है, इसलिए इन दोनों का पावर 0 है और लेंथ का पावर 1 है। इसकी यूनिट सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है। अगर सीजीएस में इसका मेजरमेंट करते हैं तो सेंटीमीटर में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, एंड एमकेएस में हम लोग इसको मीटर में, या फिर एसआई यूनिट इसका मीटर होता है। अब देखिए, अब इसके बाद जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आपको पता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर के टर्म में समझने वाले, तो देखते पोजीशन वेक्टर होता क्या है, फिर हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। तो पोजीशन वेक्टर कहता है if we join the origin to the position of the particle by a straight line and put an arrow towards the position of the particle we get the position vector of the particle। मतलब आपको पता है कि अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट या फिर कुछ भी किसी भी प्लेन में अगर किसी पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए एक रेफरेंस ऑरिजिन होता है जिससे कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि वो कितना दूर है ना। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये कुछ नहीं है, ये आपका ऑरिजिन से लेकर के, अगर ये पॉइंट हमारा ए है, इस पॉइंट ए तक को जो ये ज्वाइन कर रहा है लाइन, और यहाँ पे ऐसे एरो मारनी है, तो ये जो ओ ए हुआ वो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हुआ। ठीक है, मतलब ऑरिजिन से
उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसमें आप एरो मार दो किसकी ओर, आपके पोजीशन की ओर, तो वो आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा उस पॉइंट का। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जानते हैं क्या है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। अब मैं यहाँ पे एक केस लेकर के आया हूं कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट ए और बी का डिस्प्लेसमेंट हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे। आपको पता है कि ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, वो सबसे मैटर नहीं कर रहा है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो स्ट्रेट लाइन है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो मेजर है वो आपको डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, पोजीशन वेक्टर के टर्म में डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप 9 तक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कंसेप्ट जानते थे, तो अब 11th में आए तो थोड़ा सा तो एक स्टेप आप बढ़ोगे ना। तो वही चीज है पोजीशन वेक्टर के टर्म में, आपको मैं समझाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल का है ना, वो जो होता है वो उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में जो होता है वही कहलाता है। मतलब इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनली आ कहाँ पे रहा है, बी पे आ रहा है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर इसका क्या हो गया, आर बी। और इनिशियली कहाँ था, ए पे, तो इनिशियली इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, आर ए। तो आर बी आर ए के टर्म में जो होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी इज इक्वल टू, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इंटू आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इंटू जे कैप, जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इंटू के कैप। आपको पता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग आई कैप रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस में जे कैप एंड जेड एक्सिस में के कैप। तो ये बेसिक सा चीज था, होपफुली आप समझ पाएंगे कि पोजीशन वेक्टर जो फाइनल है वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है, वही चीज आपका डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, आपको पता है डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है अगर किसी बॉडी ने मोशन किया है तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मोशन होने के बावजूद भी जीरो हो सकता है। ओके तो यहाँ पे लिखा है मैंने, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ये दो बार फाइनल आ गया तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, है ना। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ये, इसको पाथ पे कोई मतलब नहीं है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही फॉलो करेगा, इसको और कोई पाथ से मतलब नहीं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कंपैरेटिव स्टडी, मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि इस दोनों में क्या अंतर आ रहा है। तो देखिए डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ लेंथ है जो कि एक मूविंग बॉडी ट्रैवल करता है, वही डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज इन पोजीशन को बताता है। ये मैंने अभी पिछले दोनों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को आपको समझाने के क्रम में बताया भी कि डिस्टेंस जो है वो आप जो पाथ ट्रैवल कर रहे हो वो है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। ओके आप किसी भी पाथ से ट्रैवल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओ, डिस्प्लेसमेंट को उससे फर्क नहीं है। डिस्प्लेसमेंट उसी से फर्क पड़ेगा कि आप शुरू में कहाँ थे अंत में कहाँ हो, और उसके बीच में सबसे नजदीक रास्ता कौन सा है। ओके तो होपफुली आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझ पाए होगे। आप तो इसको जानते भी होगे, लेकिन मैंने एज अ प्रिवेंशन आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिया है, और थोड़ा सा एक नया टर्म था पोजीशन वेक्टर का जो आपको बता दिया है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के कुछ चीजें हैं जो कि आप जानते हो, लेकिन एक बार सम अप कर लेते हैं ताकि आप लोग को चैप्टर में कभी भी इन चीजों की कोई जरूरत आए तो फिर आप लोग वहां पे फंसो नहीं। तो पॉइंट बाय पॉइंट देखना स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। आपको पता है डिस्टेंस के पास ओनली मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, बोथ हैविंग सेम डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन सिर्फ एल होता है, एल का पावर 1 होता है, क्योंकि दोनों की जो यूनिट है वो लेंथ ही है, उनके पास मास टाइम वगैरह होता नहीं है, तो इसलिए इनका डायमेंशन सिर्फ लेंथ होता है, और इनका जो एसआई यूनिट है वो मीटर होता है। अब देखिए जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी नहीं होगा। मतलब दो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको जाने के लिए डिस्टेंस आप ऐसे ऐसे घूम के जाओ, ऐसे ऐसे घूम के जाओ, तो इन सारे केस में ये जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है इससे बड़ा हो जा रहा है आपका डिस्टेंस। लेकिन अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला लाइन है जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है इसी से आप जा रहे हो, तो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर भी हो सकता है। तो आप ये चीज समझ रहे होंगे कि डिस्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फिर बोलता है ये ग्रीन पॉइंटर जो है ना ये मुझे परेशान कर रहा है, एक मिनट में चेंज कर लो इसका कलर, दिख नहीं रहा है कि ये पॉइंटर गया किधर। ओके
the motion between 2 point displacement is a single valued while distance depend on actual path, so we can have many values. ये चीज आप पहले भी समझते आ रहे हो सकता है आपको याद भी हो गया होगा कि 2 पॉइंट के बीच में अगर मोशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होनी है, वो कुछ भी कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं चेंज करने वाली है 2 पॉइंट के बीच में, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर पाथ, आप कौन सा रास्ता अपनाते हो इस पे आपका डिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, फॉर मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो, डिस्टेंस जो है वो निगेटिव और जीरो नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, निगेटिव नहीं होगा कहने का मतलब क्या है कि आपका डिस्टेंस जो है वो तो मैग्नीट्यूड वाला क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वो तो वेक्टर है नहीं। तो जब वो स्केलर क्वांटिटी है तो फिर आप उसका मैग्नीट्यूड जीरो का कोई मतलब ही नहीं बनता है, बढ़ेगा पॉजिटिव में ही। कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा तो आप एक समय के लिए निगेटिव मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जो डायरेक्शन ले रहे हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मोशन करा रहे हो तो फिर उस रिस्पेक्ट में आपको निगेटिव मैग्नीट्यूड आ सकता है। ये चीज मैं एक बार और समझाता हूं। ये देखो, मान लेते हैं आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहां पे आपका पॉइंट ए है और यहां पे आपका फाइनल पॉइंट है बी। ये ऑरिजिन है, ये ए पॉइंट जो है वो ऑरिजिन से 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, बी पॉइंट जो है ऑरिजिन से -2 सेंटीमीटर टुवर्ड बी एक्सिस है। अगर आप एक्स एक्सिस को रेफरेंस में ले रहे हो और कोई पॉइंट ए टू बी जा रही है, तो अगर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर करके जा रही है तो भी डिस्टेंस क्या है, 2 यूनिट यहां से यहां, 2 यूनिट यहां से यहां, मतलब 4 यूनिट है ना, डिस्टेंस 4 यूनिट ही आएगा, वो तो 4 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और आप एक्स एक्सिस को, अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आप कंसीडर कर रहे हो एज अ रेफरेंस डायरेक्शन, तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, -4 आई कैप, है ना। क्या हो रहा है, आई कैप आप एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को ले रहे हो और माइनस क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आई कैप से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस आई कैप के साइड आपका मोशन हो रहा है। तो होपफुली आप इस चीज को समझ गए होगे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है। जीरो किस केस में, जहां से आप स्टार्ट किए घूम फिर के वहीं पे आ गए तो यहाँ पे आपका जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस तो कुछ हो ही जाएगा। तो वही चीज इस पॉइंट में बताई गई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, हाउएवर इट कैन बी सो इफ मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। मतलब आप एक पॉइंट से स्टार्ट किए, दूसरे पॉइंट पे गए, रास्ता में कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं किए, स्ट्रेट लाइन में मोशन किए, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ को आप फॉलो किए, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो जाएगा। लेकिन आमतौर पे ऐसा जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का बराबर हो। फिर क्या है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम while displacement can decrease in displacement means body is moving towards the initial position। मतलब अगर कोई बॉडी यहाँ पे आपको विजिबल होगा, एक मिनट कलर चेंज कर लो नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा आप लोग का सारा। ओके, येलो ले लेता हूँ। देखो, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो स्टार्ट किया और ये इधर बढ़ना शुरू किया, ठीक, इस टाइम तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बढ़ रहा है। अगर वो पार्टिकल इधर से मुड़ के इधर घूमना शुरू कर दिया तो आप देखो इस टाइम पे जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, घटना शुरू हो गया है, लेकिन डिस्टेंस तो आपका इंक्रीज किए जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस तो ये वाला क्वांटिटी प्लस ये वाला क्वांटिटी हुए जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पॉइंट पे इतना था और इस पॉइंट पे इतना ही रह गया। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिस्टेंस को डिक्रीज करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है तो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि ये जो मूविंग पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, ये इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस लौट रहा है। होपफुली आप इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप लोग स्पीड के बारे में पढ़ करके आए होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सारी चीज पढ़ के आए हो। अब एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ये चीज जानते हैं, क्योंकि अब जो है हम लोग अच्छा एक बात बताते हैं, आप अगर ट्रेन में चल रहे हो, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, ट्रेन में चल रहे हो और आप फील करते हो कि कुछ ऐसा स्टेशन के बीच में है, उसके बीच में ट्रेन बहुत तेज चल रही है ना,
और कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जिसके बीच में ट्रेन एकदम धीरे 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 चल रही है, ठीक है। तो आप ओवरऑल जर्नी का जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो आप टोटल टाइम, मतलब घर से निकले और फाइनल स्टेशन पे पहुंचे उसका टोटल टाइम और जो डिस्टेंस है उसको लोगे तो आपको निकल जाएगा एवरेज स्पीड। लेकिन आप रास्ते में किसी एक जगह नोटिस किए हो कि इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच में हमारा ट्रेन का स्पीड ज्यादा था, तो क्या आपका एवरेज स्पीड इस चीज को जस्टिफाई कर पा रहा है कि उस टाइम इंटरवल पे स्पीड ज्यादा था, किसी टाइम इंटरवल पे स्पीड कम था? इसका तो पता ही नहीं चल रहा है। एवरेज स्पीड तो पूरा क्या कर रहा है, लीपापोती कर दे रहा है पूरी सिचुएशन को, एक आपको क्या करते हैं सम अप करके दिखा रहा है कि ओवरऑल ये चीज हुआ, आपका इतना टाइम लगा, इतना डिस्टेंस कवर किया, आप ये ले लो, है ना। लेकिन आपको उसको कम अप करने की, ओवरकम करने के लिए आपके पास आया इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक, मतलब उस टाइम पे स्पीड क्या था, किसी एक टाइम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे। यहाँ पे जो चेंज इन टाइम लेते हैं, मतलब जो मतलब कितना डिस्टेंस कवर हुआ टाइम में, तो वो चेंज इन टाइम को हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की ओर करते हैं, क्योंकि आप कम समय लोगे तो आपको एकदम उस टाइम का एक्यूरेट पता चलेगा। इस चीज को हम लोग एक बार इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। आपको पता है टोटल आपने डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम आपने कितना लिया, इसको आप लो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे, आपका एवरेज स्पीड निकल करके आ जाएगा। If the particle travels a distance s in time t1 to t2, मतलब कोई टाइम t1 है, वहां से आपका टाइम बढ़ के t2 तक हुआ, जिसके बीच में आप s डिस्टेंस कवर किए। एक ये डायग्राम से देख लो, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो ये पॉइंट A है और पॉइंट A पे टाइम हो रहा है t1, यहां से आप s डिस्टेंस कवर किए और पहुंचे पॉइंट B पे, तो पॉइंट B पे जब पहुंचे तो आपका टाइम हो गया t2। तो जब आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, s कवर किया, और टाइम कितना लगा आपको, t2 माइनस t1। तो ये आप करते हो, आपका एवरेज स्पीड निकल जाता है कि इस रास्ते में आपकी एवरेज स्पीड क्या रही थी, ठीक है। तो ये जो एवरेज स्पीड है ये ओवरऑल रैपिडिटी बताता है, मतलब ओवरऑल जो आपका पूरा का पूरा सिनेरियो चला, इस सिनेरियो में आपका कितना तेजी था इस चीज को बताता है, विथ विच द पार्टिकल मूव्स इन द इंटरवल। लेकिन अब जब बात करते हैं आप इंस्टेंटेनियस स्पीड का, तो यहाँ पे टाइम t जो है वो कुछ ऐसे डिफाइन होता है कि आपका जो समय है वो टेंड्स टू जीरो हो रहा है। अब इसको मैं एक एग्जांपल की तरफ बताता हूं, और ये एग्जांपल आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। आप किसी स्टेशन पे खड़े हैं, ठीक है, आप स्टेशन पे देखे होंगे यहाँ पे लिखा रहता है S1, फिर थोड़ी दूर पे बॉगी नंबर S2, फिर थोड़ी दूर पे बॉगी नंबर S3 लिखा रहता है। अब देखो, और यहाँ पे सबसे पीछे है आपका लॉबी, जिसमें मतलब गार्ड रूम, गार्ड रहते हैं, ठीक है। ये जो S1 लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मेरा फोटो ना आ रहा हो, यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं, यहाँ पे आपका फ्रेंड खड़ा है, यहाँ पे आपका कोई और फ्रेंड खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे इंजन है, ये इंजन शुरू हुआ, चलना शुरू हुआ, ठीक है। तो जब ये आपका लॉबी ये चलते चलते यहाँ पे पहुंचेगा, तो आपको पता है कि जब ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, मतलब हर कवर किए हुए डिस्टेंस के बाद उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई रहती है, क्योंकि इस स्टेशन से जब कोई भी ट्रेन खुलती है तो क्या होता है, वो एक्सलरेट कर रहा होता है। तो ये जो आपका सबसे लास्ट में जो गार्ड वाला होता है, ये आपका इस पॉइंट पे जो स्पीड होगा, इस पॉइंट पे आने पे इसका स्पीड और बढ़ गया होगा, क्योंकि हर चलते हुए डिस्टेंस के साथ वो एक्सलरेट हो रहा है तो उसका स्पीड बढ़ेगा। तो आपकी इस फ्रेंड को बोला गया कि आपके पास जब ये लॉबी है तो स्पीड मेजर करो, इसको बोला गया आपके पास आए तब आप बताओ स्पीड, और आपको बोला गया आपके पास आए तब आप स्पीड बताओ। तो जब ये इनके पास पहुंचेगा तो इसने स्पीड कुछ मेजर किया होगा, फिर इनके पास पूछेगा तो इन्होंने भी कुछ स्पीड मेजर किया, जब इनके पास पहुंचा तो इन्होंने कुछ और स्पीड मेजर किया। तो ये जो तीनों जन स्पीड मेजर कर रहे हैं, ये क्या मेजर कर रहे हैं, इनके सामने जैसे ही वो लॉबी आ रहा है ये तुरंत अपना मशीन क्लिक कर रहे हैं और उस पर आ जा रहा है मशीन।
कि ये टाइम क्या है, स्पीड क्या है। तो अगर ये क्लिक करने में टाइम लगा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करे लॉबी, वो पूरा टाइम ले, स्पीड ले, तब वो मेजर करे, तो वो क्या होगा, वो कुछ एरिया का स्पीड आएगा जो कि एकदम एग्जैक्ट इनके सामने वाला स्पीड के बराबर नहीं होगा। आप अगर नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से बताता हूं मैं, कि मतलब आपके सामने ट्रेन है, तो उस टाइम पे उसका स्पीड क्या है, ये चीज आपको जब मेजर करना होगा, तो जैसे ही आपके सामने आया है एकदम उसी पॉइंट पे आपको स्पीड मेजर करना होगा। और नहीं तो आपके पास दूसरा रास्ता क्या है, कि आपके हल्का सा पीछे जैसे वो दिखा, वहां से आप उसका स्पीड मेजर करना, टाइम मेजर करना शुरू किए, और आपके पार करने के बाद जब वो गया वहां तक आप टाइम मेजर किए, दोनों के बीच का आप डिस्टेंस ले लिए और आप स्पीड मेजर किए। तो उसमें आपके सामने वाला जो स्पीड है वो तो एग्जैक्ट नहीं आएगा ना। तो आपके सामने वाला स्पीड को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि ये जो टाइम है इस टाइम को एकदम कम करना पड़ेगा। मतलब जैसे सामने आया, आपने विदाउट एनी डिले क्या किया, स्पीड कैलकुलेट कर लिया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम डेल्टा टी, मतलब डिफरेंस इन टाइम टेंड्स टू जीरो, इसको जीरो की ओर करना पड़ेगा। मतलब आपने टाइम लिया ही नहीं है ना, वो चीज करना पड़ेगा। तो वही इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये जो तात्क्षणिक स्पीड है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कि डेल्टा टी चेंज इन टाइम को जीरो की ओर टेंड कराना पड़ता है। तो इसको हम लोग रेट मेजर पढ़े थे लास्ट चैप्टर का, जो सेकंड लास्ट लेक्चर है उसमें आपको रेट मेजर मिल जाएगा। नहीं, वो इंटीग्रल का था, सेकंड या थर्ड लास्ट लेक्चर आप जाकर के देख लोगे सेकंड चैप्टर का, तो आपको उसमें मिल जाएगा, रेट मेजर इंटीग्रेशन वगैरह सब पढ़ाया गया था, आप ढूंढ लेना उसमें। तो वही जो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, इस जगह पे जब आप स्पीड का को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि देखो आपको जो एवरेज स्पीड है वो तो चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन से लेकर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम से ही आना है। लेकिन चेंज इन टाइम को जब जीरो के ओर टेंड करोगे तो इंस्टेंटेनियस मिलेगा। होपफुली आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो ये वाले जो पूरे क्वांटिटी है, ये रेट मेजर के टर्म में ds बाई dt लिखते हैं, और यही जो ds बाई dt है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। होपफुली अब 2-3 एग्जांपल से मैंने इस चीज को बताया है, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, फिर भी नहीं आएगा तो आप हमारी ईमेल पे या फिर वो टेलीग्राम पे कह सकते हैं, मैं आपको डेडिकेटेड एक लेक्चर दोबारा से रख दूंगा। फिर इसके बाद कह रहा है द एवरेज स्पीड इज डिफाइंड फॉर अ टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड जो है वो कुछ एक टाइम इंटरवल पे डिफाइंड होता है, मतलब इस समय से लेकर इस समय तक के लिए। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट। यही मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं कि जो तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस स्पीड है, एक किसी इंस्टेंट पे, मतलब अभी तो एकदम सिर्फ अभी इस टाइम पे क्या स्पीड है इस पे डिपेंड करता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ये भी एक स्पीड ही है, लेकिन सिर्फ क्या है, ये अभी तो अभी ये वाला स्पीड है। ओके, तो थैंक यू। आज के लेक्चर में यही सारी चीजें रहने देते हैं। ये जो आपका आज का पोर्शन था, इसमें एक इंस्टेंटेनियस स्पीड ही मेरे हिसाब से, और पोजीशन वेक्टर, ये दो चीज आप लोग के लिए नया रहा होगा। लेकिन ये जो नई चीजें हैं इनका आगे बहुत सारा यूज होने वाला है, और अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आगे चल करके। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा और लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक, जो भी आपको जैसा भी समझ में आया आप लाइक या फिर डिसलाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। अपने डाउट्स के लिए मैंने आपको ईमेल आईडी दे दिया है, आप ईमेल आईडी पे भी अपने डाउट भेज सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे डाउट भेज सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डेली पीडीएफ भी मिल जाता है, मतलब क्लास खत्म हुआ उसके कुछ देर बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ भी मिल जाता है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।